हाँ, तो कल तक हमने ये देख लिया था, 7 पॉइंट्स तक हमारा कंप्लीट हो गया था कि व्हाट वर द मेन कॉजेस बिहाइंड द स्टार्टिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस वॉर इन अमेरिका। और उसमें हमने ये भी देख लिया था कि बेसिकली जो रेवोल्यूशन था उसकी स्टार्ट तो वॉर, इंडिपेंडेंस वॉर से पहले ही स्टार्ट हो गया था। अब इसमें जो मेन चीजें निकल के आए हैं ना, अगर उसको हम सम अप करें तो उनमें एक तो प्रिंसिपल और आइडियाज को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। दूसरा, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जा रही थी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तीसरी, एजुकेशन और अवेयरनेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अमेरिकन को अपने राइट्स के लिए फाइट करने में, ठीक है। और चौथी चीज थी, मर्केंटलिज्म का जो आइडिया था वो अमेरिकन के फेवर में भी काम करने लगा था, क्योंकि अमेरिकन भी खुद भी इंडिपेंडेंटली अपनी इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी चाह रहे थे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनने मिलकर के काम किया। अब देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज स्टर्न पॉलिसी अगेंस्ट कॉलोनीज। मतलब कि इंग्लैंड के द्वारा ऐसी ऐसी पॉलिसीज बना करके भेजना जो कि जो कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज का नाम हमने देखा, उन कॉलोनीज में रहने वाले जो यूरोपियंस थे उनके खिलाफ में हो रही थी वो पॉलिसीज, जिनमें न्यू टैक्सेस की बात की गई। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन विलेज पॉलिसी। देखो, ग्रीन विले ने अपनी तरफ से, ग्रीन विले के लिए यह कहा जाता है कि जिस दिन से ग्रीन विले ने अमेरिकन लेटर्स को एड्रेस करना शुरू कर दिया, बोला उसी दिन अमेरिका ब्रिटेन के हाथों से निकल गया। कैसे? बोला पहले जो था, जो आप देखोगे कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट था, किसके लिए? अमेरिका को डील करने के लिए, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर सदर्न डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो कॉलोनीज थी वहां से लोग लेटर्स लिखते थे और वो लेटर जाकर के इस डिपार्टमेंट में जाके इकट्ठे होते थे, और इन डिपार्टमेंट में आए हुए लेटर्स को बिल्कुल इग्नोर करके रखा करते थे, ध्यान ही नहीं देते थे ब्रिटिश एम्पायर के लोग, ठीक है। तो उन्होंने ध्यान जब तक नहीं दिया तब तक तो देखो एक इग्नोरेंट मैनर में काम चलता रहा। पर धीरे धीरे टाइम बीतता है, ब्रिटिश किंग जॉर्ज थर्ड ने अपनी एफर्ट लगाए कि यार देखे देखे तो सही अमेरिकन लोगों के द्वारा जो लेटर्स आ रहे हैं वो क्या है। एक तरीके से वो फीडबैक था। देखा तो पता पड़ा कि वाकई में अमेरिकन लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। और आप देखो कि वहीं से फिर एक अटेंशन मिलनी शुरू हो गई थी अमेरिका के लोगों को ब्रिटेन की तरफ से। और एक बार अटेंशन मिलनी शुरू हो गई ना, तो उसके बाद में फिर अमेरिकन ने अपने एक के बाद में एक पत्ते खोलना शुरू कर दिया। ब्रिटिश इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से गुजर रही थी, बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया में लड़ाइयां चल रही थी और उन लड़ाइयों में ब्रिटेन कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा था। इसके अलावा ब्रिटिश जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ये चीज को लेकर के बड़े ज्यादा हैरान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे कि अमेरिकन कॉलोनीज जो हैं वो अपने ही लेवल पे अपना खुद का बिजनेस कर रही है। जैसा कि हमने प्रीवियस जो हमारा जो डिस्कशन रहा है जिसमें हमने क्या देखा था कि अमेरिकन कॉलोनीज पे लगातार अलग अलग एक्ट्स के बेसिस पे कुछ कंडीशंस थोपी गई थी, और उन कंडीशंस का ऑब्जेक्शन किया था अमेरिकन ने, क्या कह के? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे में यहां पर अब क्या है, अमेरिकन ने अपना काम खुद के लेवल पे करना शुरू कर दिया। अब सीधी सी बात है कि अमेरिकन अगर ब्रिटेन को बाईपास करके इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करेंगे तो ब्रिटेन को जो हिस्सा मिलता है अमेरिकन ट्रेड से वो तो कम होगा कि नहीं, इससे ब्रिटिशर्स को घाटा हुआ कि नहीं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कारण था, और इस ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कार्टेल ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया लॉर्ड ग्रीन विले, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर। उन्होंने 1763 में अपनी तरफ से टैक्स इंपोज करने शुरू किए, नए रेगुलेशंस इंपोज कर दिए अमेरिकन पे। क्यों? क्योंकि पैसा जो था वो अब ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट की बजाय अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाने लग गया। क्यों? क्योंकि अमेरिकन ने ट्रेड में ब्रिटेन को बाईपास कर दिया। अब ब्रिटेन को बाईपास कर दिया तो ब्रिटिश जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास पैसा कहां से आएगा? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ नई अपनी तरफ से नए प्रोविजंस डाले गए थे ग्रीन विले के द्वारा। फर्स्ट तो प्रोविजन क्या किया गया कि जो नेविगेशन एक्ट था जिसमें हमने देखा था कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड अमेरिकन करेंगे उसके लिए वो ब्रिटिश शिप्स का ही यूज करेंगे, ये एक्ट हमने देखा था कल। अब इस एक्ट को स्ट्रिक्टली अप्लाई करने की बात कर दी। दूसरी चीज क्या कर दी कि नेविगेशन एक्ट के बेसिस पे जो ब्रिटिश शिप्स यूज होंगे तो उससे क्या होगा कि कल को ना स्मगलिंग भी करना चाहे अमेरिकन तो स्मगलिंग को रोका जाए। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के जो शिप्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, आराम से इन्वेस्टिगेशन हो सकती है उसमें कि क्या क्या माल
सपोर्ट सप्लाई हो रहा है वो सारा। तो इस तरीके से स्मगलिंग को कंट्रोल किया गया और नेविगेशन एक्ट को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की ऑर्डर दे दी गई थी ग्रीनविले गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा, डायरेक्ट टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे कॉलोनीज पे, वही अमेरिकन जो सेटलर्स थे उन पे, कि भाई टैक्स देना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनके पास में रेवेन्यू की कमी आ रही थी ना ब्रिटिश के पास में, इसलिए। तीसरा, जो रेवेन्यू कलेक्ट होनी थी वो परमानेंट कर दी गई। परमानेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई कैसे भी करके टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। और वो टैक्सेशन के लिए आर्गुमेंट क्या दिया कि बोला अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए जो बहुत बड़ी आर्मी परमानेंटली डिप्लॉय कर रखी है, उस आर्मी को खर्चा भी तो चाहिए ना। उस खर्चे के लिए भैया, आपकी सिक्योरिटी के लिए ब्रिटेन ने जो आर्मी सोल्जर्स डिप्लॉय किए हैं अमेरिका में, तो उनका खर्चा बोला अमेरिकन उठाएंगे। तो ये कह के उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया, टैक्स लगा दिया उनपे। दूसरी चीज क्या कि कल को ना फ्रांस जो है वो इन्वेड कर सकता है अमेरिका पे, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आर्मी जरूरी भी है। तीसरी चीज, जो लोकल नेटिव्स थे अमेरिका के, रेड इंडियंस, बोलो उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने की भी जरूरत थी। तो इन दो तीन आर्ग्यूमेंट्स को देकर के और ये कहा कि ये टैक्स जो है वो अमेरिकन को देना ही होगा। और सवाल ये था, ये तो इधर से ब्रिटेन की तरफ से पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई थी, क्या वाकई में इन पॉलिसीज को फॉलो किया गया था? जवाब है इसका नो, क्योंकि ऑब्जेक्शन पहले से ही चल रहा था। ठीक है, ग्रीनविले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी तरफ से स्मगलिंग को रोकने के लिए एक स्पेशल एडमिरल कोर्ट इन अमेरिका स्टैब्लिश कर दिया, जिससे कि जो कोई भी स्मगलिंग हो शिप्स के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड में, उस स्मगलिंग को रोका जा सके। साथ में जो गवर्नर्स थे 13 की 13 कॉलोनीज में, उन गवर्नर्स को यह कह दिया कि आप लॉज एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करोगे कॉलोनीज में, कल को ना अगर कोई लापरवाही होती है तो आपकी जवाबदारी होगी। तो गवर्नर्स को एम्पावर कर दिया। अब इस चीज में कौन कौन से नए लॉज लाए गए? ये 4 लॉज थे। एक तो शुगर लॉज, शुगर एक्ट, जिसको मॉलिसेस एक्ट भी बोलते हैं 1764, एक था स्टैंप एक्ट 1765 का, और 2 और एक्ट लाए गए थे, एक तो करेंसी एक्ट और एक था क्वार्टरिंग एक्ट। ये कुल मिलाकर के 4 एक्ट लाए गए। अब इन चारों एक्ट में क्या क्या प्रोविजन किए वो समझते हैं हम। ये काम कौन कर रहा था? ग्रीनविले गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ग्रीनविले गवर्नमेंट ने क्या किया करेंसी एक्ट में? इसमें ये कह दिया कि बोलो जितना भी बिजनेस अमेरिकन करेंगे वो इंग्लिश करेंसी में करेंगे, ना कि अमेरिकन करेंसी में, खुद की करेंसी नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर सीधी सी बात है कि जब करेंसी कोई एक गवर्नमेंट अपनी तरफ से पकड़ बनाएगी, तो वहां पर उसका सर्कुलेशन कितना होगा, कहां पर कितना लेन देन हो रहा है, वो सारा उस तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया। तो बोले इंग्लिश में ही, इंग्लिश करेंसी में ही लेन देन करेंगे ये। दूसरा, क्वार्टरिंग एक्ट में क्या बोल दिया कि कॉलोनीज जितना कुछ भी ट्रेड कर रही है, ठीक है, उस ट्रेड में से एक हिस्सा कितना होगा? लगभग 1/4। क्वार्टरिंग का मतलब 1/4 हिस्सा जो है वो ब्रिटिश ट्रूप्स जो कि अमेरिका में डिप्लॉयड हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए दिया जाएगा। ये था क्वार्टरिंग एक्ट। फिर था शुगर एक्ट। शुगर एक्ट के लिए ये बोलना शुरू कर दिया कि अमेरिका में जो चीनी आ रही थी या फिर जो भी मोलासेस आ रहे थे, शुगर केन आ रहा था, शुगर केन का जूस आ रहा था, बोलो वो केवल और केवल इंग्लैंड से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा। मतलब अमेरिका में इंपोर्ट जो होगा वो कहां से होगा? केवल इंग्लैंड से। इस तरीके से इन्होंने अपनी मोनोपोली इस शुगर इंडस्ट्री पे भी लगाने की कोशिश की। पर वही चीज है कि क्या ऐसा एक्सेप्ट करने वाले थे? नो। पर इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, शुगर एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए ग्रीनविले गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश वॉरशिप्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए थे अमेरिकन सीज में। अमेरिकन सीज का मतलब हो गया एक तो पैसिफिक ओशन हो गया, एक अटलांटिक ओशन हो गया। दोनों तरफ इन्होंने अपनी तरफ से डिप्लॉय कर दिए शिप्स। और काम क्या था इन शिप्स का? स्मगलर्स को पकड़ना। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर इंग्लैंड से ही शुगर मंगाने की बात कर दी और कहीं और से अलाउ नहीं किया, तो सीधी सी बात है इलीगल मैनर में अमेरिकन मंगवाते। तो इसको रोकने के लिए फिर आप देखो द रिट ऑफ असिस्टेंस, एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है। उस डॉक्यूमेंट में क्या था? ये एक रॉयल डिक्री थी जिसमें ऑफिसर्स को एम्पावर किया गया कि आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर डाउट लगे कि यहां पर स्मगलिंग का काम हो रहा है शुगर एक्ट के अगेंस्ट में, तो वो वहां पर इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। ठीक है, तो ये था रिट ऑफ असिस्टेंस कि भाई रॉयल जो डिक्री है, रॉयल ऑर्डर है, उसको बोले फॉलो करके ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट करेंगे। और आप देखो इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट में लाने की कोशिश की गई थी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके द्वारा कॉलोनीज में।
पर वही चीज है कि कॉलोनी के लोग क्या इतनी आसानी से मानने वाले थे? नो, क्योंकि वहां पर डच भी थे, फ्रेंच भी थे, इन्होंने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है शुगर एक्ट को लेकर के भी। नेक्स्ट वाला एक्ट था वो था स्टैंप एक्ट। इसमें क्या था कि कोई भी लेन देन अगर हो रहा है या कोई भी जुडिशियल कंडक्ट हो रहा है, मान लो कि किसी को कोई केस चल रहा है, तो उसमें स्टैंप जो यूज होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा इशूड जो स्टैंप था वो ही यूज होगा। अमेरिकन कॉलोनीज में जो कॉलोनिस्ट थे उनके द्वारा इश्यू किया हुआ स्टैंप यूज नहीं होगा, ये ऑर्डर था इसमें। चाहे वो फिर जो भी एग्जीक्यूटिव जुडिशियल एक्टिविटीज हैं वो है, या नॉन जुडिशियल बॉन्ड्स हैं, या कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसमें अगर एग्रीमेंट होगा तो वो गवर्नमेंट के द्वारा इशूड स्टैंप पे ही होंगे। ठीक है। इसके अलावा देखो, चाहे फिर वो न्यूज़पेपर का लाइसेंस हो, वाइन बेचने के लिए जो लाइसेंस इशू होता है वो, एडवर्टीजमेंट, गैम्बलिंग, इन सारे पर्पजेज में केवल और केवल स्टैंप एक्ट के बेसिस पे काम होगा। मतलब कि कोई भी एग्रीमेंट अगर आप करते हो तो गवर्नमेंट के स्टैंप्स को ही आपको यूज करना होगा। तो ये 4 एक्ट्स जो थे वो लॉन्च किए गए ग्रीनविले गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो, बात ऐसी है कि ये चारों स्कीम्स को बहुत बुरे तरीके से अपोज किया गया अमेरिका में। रीजन क्या था? सैद्धांतिक। कोई इकोनॉमिक इश्यू नहीं था कि हाँ भाई टैक्स देना पड़ेगा, वो है ना। यहाँ पर बात थी सिद्धांतों की, और सिद्धांतों का क्या था भाई? नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो इस तरीके से स्लोगन उठने लग गए। पार्लियामेंट जो थी उसकी तो अथॉरिटी पहले से डिस्कार्ड करनी शुरू कर दी थी। हमने देखा था कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर में सीधी अपनी एक्सेसिबिलिटी चाहते थे अमेरिकन कॉलोनिस्ट, जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो एलिमिनेट करना चाहते थे। बोले ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इसको हम क्यों झेले, हमारा यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, तो ये बात बोल दी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही तो वो टैक्स इंपोज किए थे। ये एक्ट अगर पारित हुए, देखो ग्रीनविले गवर्नमेंट के द्वारा अपनी तरफ से कुछ प्रपोजल दिए गए, प्रपोजल पे वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद में फिर वो एक्ट बने। तो ऐसे में वो एक्ट बनाए किसने? पार्लियामेंट ने ना। तो लोगों ने रोड पर, गलियों में, सिटीज में, गांव में जबरदस्त तरीके से ऑब्जेक्शन किया। और जो ऑब्जेक्शन करने वाले लोग थे ना, उनमें लड़कों को तो सन्स ऑफ लिबर्टी बोल दिया, जो लड़कियां थी, विमेन थी, उनको डॉटर्स ऑफ लिबर्टी बोल दिया, और स्लोगन देने शुरू कर दिए कि कैसे भी करके बॉयकॉट करो ब्रिटिश अंपायर को। अब सीधा चैलेंज ब्रिटिश अंपायर को होने लग गया था। और आप देखो, ये जो ऑब्जेक्शन थे ये शुरुआत में पीसफुली थे। ज्यादा कोई ऐसा नहीं था कि शुरू में ही लड़ाई शुरू हो गई थी। नो नो, इनिशियली पीसफुली काम करना था, कैसे भी करके डोमेस्टिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना था। अच्छा, एक चीज और, कि अमेरिकन इस चीज के लिए भी कहीं ना कहीं एग्री थे कि भाई आप जो एक्सटर्नल टैक्स लगाते हो ना वो आप लगा सकते हो, बट इंटरनल इश्यूज पे हमें हमारे ऊपर फ्री छोड़ो, हम हमारे हिसाब से रूल करेंगे। पर वही चीज है, ये तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से जो ब्रिटेन था वो अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था। फिर देखो, ये जो 4 डिक्रीज आई थी ग्रीनविले गवर्नमेंट के द्वारा, इसका ऑब्जेक्शन हुआ। रिजल्ट ये रहा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को स्ट्रेंथ करने की बात हो गई। भाई राष्ट्रवाद आ गया, पेट्रियोटिज्म की भावना थी, तो अपने लोगों को ही ज्यादा प्रमोट किया। क्लोथ इंडस्ट्री को बहुत प्रमोशन मिला, ब्रिटिश कमोडिटीज को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, और ज्यादा से ज्यादा जो टैक्सेबल कमोडिटी थी जिसपे ब्रिटेन टैक्स लगा रहा था उनको बिल्कुल ही नहीं खरीदा जाए, ऐसे कर दिया। कुल मिलाकर के ब्रिटिश ट्रेड को और ज्यादा नुकसान हो गया। तो ये चीज जो थी एक तरीके से काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो गई थी ग्रीनविले गवर्नमेंट के द्वारा जो शुरुआत की गई थी। और इसमें आप देखो लीडर कौन थे? जेम्स ऑटिस, सैमुअल एडम्स, इसके अलावा पैट्रिक हेनरी वर्गीज वर्जीनिया से, इन लोगों ने अपनी तरफ से बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ऑब्जेक्शन किया। और इनके पास में पढ़ाई लिखाई अच्छी थी ना, नॉलेज था, ये अवेयर थे, इग्नोरेंट नहीं थे, इसलिए इन्होंने प्रिंसिपल बेस्ड बातें की सैद्धांतिक तौर पर। और फिर जब ये पता पड़ा कि सारी कॉलोनीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में चल रही हैं, तो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई जाती है न्यूयॉर्क में। इसमें आप देखो, अमेरिकन जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल उनको मतलब बिल्कुल गवारा नहीं थी, उन लोगों ने साफ साफ क्या कहा कि बोला जो टैक्स लगाना है ना, वो टैक्स आप एक्सटर्नल टैक्सेस तो चलो ब्रिटिश गवर्नमेंट लगाए, हमें चल जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, बट इंटरनल टैक्सेस तो लोकल बोर्ड को लगाने दो ना, आप क्यों बीच में अड़ंगे लगा रहे हो? हमारे इंटरनल इश्यूज को तो हमें सेटल करने दो, आप तो एक्सटर्नल टैक्सेशन को देख लो।
पर फिर भी अपनी तरफ से लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दबाव था कि भाई हम तो हमारे हिसाब से हमने हमारी पकड़ बनानी है। इसके पीछे एक कारण ये भी तो था ना कि ब्रिटेन जो था वो इकोनॉमिकली बहुत बुरे तरीके से बर्बाद हो चुका था, लड़ाइयां लड़ लड़ के, ठीक है। तो उस अपने खर्चे की भरपाई करने के लिए टैक्सेशन इंपोज कर रहा था, और अमेरिकन ने तो स्लोगन दे दिया साफ साफ, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से इन लॉज का ऑब्जेक्शन हुआ, और आप देखो कि बहुत बुरे तरीके से ब्रिटिश एम्पायर क्राइसिस में आ गई थी अमेरिकन कॉलोनीज में। फिर आप देखो ये जो कॉलोनीज थे, इनके बीच में शुरुआत में अगर देखें, ये जब 4 एक्ट आए थे ना, इनके पहले इतना ज्यादा कन्वर्जेंस नहीं थी 13 की 13 कॉलोनीज में। पर जैसे ही ये स्टैंप एक्ट आया, जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इंपोज किया कि जो काम भी आप लेन देन का करोगे, जो भी एग्रीमेंट साइन करोगे, वो केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इशूड स्टैंप्स पे ही करोगे। तो भाई साहब ये सारी की सारी कॉलोनीज में यूनिटी आ गई। यहाँ के लोगों ने सोचा, बोला ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो उल्टा ग्रेन विले के द्वारा जो इम्पोज टैक्सेशन थे या जो भी एक्ट लाए गए थे, उन्होंने यूनिफाई और कर दिया इन अमेरिकन कॉलोनीज को। और इन सब ने मिलकर के डिसाइड कर लिया कि हमारा कॉमन एनिमी कौन है, ब्रिटिश सिस्टम। जो न्यू टैक्सेशन पॉलिसी है इंग्लैंड की, ये बोला हमारी मेन दुश्मन है, इसको हमें खत्म करना है। और फिर बाद में धीरे धीरे टाइम बीतता है और अमेरिकन रेवोल्यूशन का एक नींव लगनी शुरू होती है। अक्टूबर 1765 में 9 कॉलोनीज ने, 13 में से 9 कॉलोनीज आई साथ में, और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई न्यूयॉर्क में, जिसका नाम था स्टैंप एक्ट कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होती गैदरिंग, मीटिंग, ठीक है, न्यूयॉर्क में। और काम क्या था, स्टैंप एक्ट को ओपोज करना। और उन्होंने अपनी तरफ से रेजोल्यूशन भी पारित किया कि भाई स्टैंप एक्ट को हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम हमारे लेवल पे हमारा काम करेंगे। तो इस तरीके से आप देखो कि प्रेशर बन गया ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, अल्टीमेटली स्टैंप एक्ट को एन्यूल करना पड़ा। एन्यूल का मतलब होता है स्क्रैप करना पड़ा। और आप देखो ये अपने अपने आप में 1766 का टाइम था जब ये स्टैंप एक्ट को खत्म किया गया था, और ये एक लैंडमार्क इवेंट था अमेरिकन रेवोल्यूशन के लिए। एक नींव सी लगनी शुरू हो गई थी। तो ये यहां पर हमने क्या देखा कि ग्रीन विले ने जो भी अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, उन पॉलिसीज ने कैसे काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर शो किया, ठीक है। नेक्स्ट फिर बाद में अगली सरकार आती है, रॉकिंगम डिक्लेरेटरी एक्ट। मतलब जो नया, अब नई गवर्नमेंट जो बनती है, ग्रीन विले गवर्नमेंट तो गिर जाती है। अब देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती, तो कॉलिशन पे गवर्नमेंट बनती है। कॉलिशन की गवर्नमेंट है तो चले ना चले, गिर गई गवर्नमेंट, ग्रीन विले जी रवाना, चलो जी। अब नई सरकार आती है, रॉकिंगम। अब ये रॉकिंगम गवर्नमेंट जैसे ही आती है, तो सबसे पहले तो ग्रीन विले ने जो भी इंट्रोड्यूस किया था उन सारे स्टैंप एक्ट को विड्रॉ किया, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। स्टैंप एक्ट को 1766 में विड्रॉ कर लिया था। तो ये विड्रॉ करने वाली गवर्नमेंट कौन थी, ग्रीन विले गवर्नमेंट नहीं थी, ये रॉकिंगम गवर्नमेंट थी। इसने विड्रॉ कर लिया, पर इसने एक कदम आगे बढ़ा दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को और ज्यादा एम्पावर कर दिया कि अमेरिका पे आप टैक्स इंपोज कर सकते हो। अब बोलो, यहां पर और ज्यादा अपनी खुद की कब्र खोदने की तैयारियां कर दी इन्होंने। भाई जब स्टैंप एक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो आप नया एक्ट लेकर के आ रहे हो जहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहे हो, जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट कर रहे थे अमेरिकन। क्या कहते थे, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो हम बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं देंगे, क्राउन से हम सीधा लेन देन कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, बट ब्रिटिश पार्लियामेंट हमें 1% भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और वही चीज है, रॉकिंगन रॉकिंगन ने भी अपनी तरफ से कर दिया। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रेस्टीज थी उसको एक और झटका लगा। हो गई दूसरी सरकार का भी काम। अब आ जाओ तीसरी सरकार बना देते हैं। अब तीसरी सरकार ये रॉकिंगम गवर्नमेंट है, ये भी देखो गिर जाती है कुछ दिनों में ही। फिर बाद में नए प्रधानमंत्री बनते हैं विलियम पिट, और विलियम पिट ने अपनी प्रधानमंत्री होने के टाइम पर अपने फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया था टाउनशेंड को। अब टाउनशेंड ने भी टैक्स प्रोजेक्ट पे काम किया। अब इसने क्या किया वो देखते हैं। इसने ये देखा कि अमेरिकन जो थे वो इंटरनल टैक्सेशन को लेकर के बड़े नाराज थे। ये तो हमने देख ही लिया था ना कि अमेरिकन ने क्या बात बोली थी कि भाई एक्सटर्नल टैक्स को तो गवर्नमेंट अगर अपने हिसाब से रेगुलेट करे कोई इशू नहीं है, बट इंटरनल टैक्सेशन को रेगुलेट करने का अधिकार लोकल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। तो ये बात देख करके और टाउनशेंड ने ये डिसाइड किया कि भाई एक्सटर्नल टैक्सेशन को लेकर के तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है ना, तो हम एक काम करते हैं, कस्टम ड्यूटी जो है वो इंपोज कर देते हैं।
क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड होगा, उस ट्रेड में कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, तो जब हमें जितना टैक्स कलेक्ट करना उतना हम एक्सटर्नल ट्रेड से कलेक्ट कर लेंगे ना, इंटरनल में क्यों माथा लगाएं, लोगों को नाराज करने की क्या जरूरत है। तो 5 गुड्स डिसाइड हुए, चाय, लेड, पेपर, कॉइन मेटल एंड पेंट्स। ये 5 ऐसे कमोडिटी फाइनलाइज हुई और जिन पे कस्टम ड्यूटी इन्होंने इंपोज कर दी। अब देखो, ये वो कमोडिटीज थी जो कि इंग्लैंड से इंपोर्ट होकर के आती थी अमेरिका में। अब अमेरिकन ने भाई साहब यहां पर भी ऑब्जेक्ट कर दिया, क्योंकि बैक टू बैक 2 गवर्नमेंट्स ने मानी नहीं ना, ना तो ग्रीनविले ने मानी बात में, ना रॉकिंगहम गवर्नमेंट ने मानी। तो इस तरीके से यहां पर अब नाराजगी और बढ़ गई, तो बोला अब इंटर नहीं, अब तो टैक्स देना ही नहीं है हमें। तो ये आ गई अब अमेरिकन के दिमाग में। इन्होंने रिजॉल्व कर दिया कि एक पैनी भी हम टैक्स की पे नहीं करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इवन जो रेगुलेशन जो लाया गया था उसको ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया। अब आप देखो, जो रेगुलेशन जो पारित हुआ, पेनिसिल्वेनिया 13 कॉलोनीज में से एक कॉलोनी थी पेनिसिल्वेनिया में, जॉन डिकिंसन की लीडरशिप में बहुत बड़ा मूवमेंट चला और उन्होंने अपनी तरफ से लेटर्स ऑफ फार्मर के नाम पर, लेटर्स ऑफ फार्मर ऑफ पेनिसिल्वेनिया के नाम पर एक अपनी तरफ से ऑर्डर या फिर अपनी तरफ से एक अपनी खुद की विल शो कर दी कि हम टैक्स बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना भाई कि अमेरिकन ये क्या था, लेटर्स ऑफ फार्मर जो था इसमें क्या प्रोविजन था, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। वैसे तो क्वेश्चन हाईलाइटेड कंटेंट में से कहीं से भी कुछ भी बन सकता है, सो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और ये टॉपिक जो है अभी 2021 में ऐड हुआ है, तो इस पे थोड़ा क्वेश्चन बनने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब इंटरनल नहीं, अब तो एक्सटर्नल टैक्स भी नहीं देंगे हम। फिर देखो, लोग जो थे वो आ गए रोड पर और एक जबरदस्त तरीके से क्लैश शुरू हो जाता है। कैसे? इधर क्राउड जो थी वो तो ब्रिटिश सिस्टम को मानती नहीं थी और ब्रिटेन ने अपनी सोल्जर्स को और अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर ही रखा था अमेरिका में। क्या बोला था? एक तो बोले रेड इंडियन की प्रोटेक्शन करनी है हमें, एक कल को ना फ्रांस अगर अटैक करे तो उसको हमें डिफेंड करने के लिए हमारी आर्मी चाहिए। तो वो सोल्जर्स थे, तो सोल्जर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर पे अटैक करने लग गए। अटैक तो क्या, आमना सामना हो गया क्राउड का और इनका। आमना सामना हुआ था 5 मार्च 1770 को। 5 जनों ने खुद ही खुद को आग लगा ली थी। वो बात अलग है कि इसको फिर बाद में अमेरिकन ने बड़े गजब तरीके से इसका प्रोपेगेंडा क्रिएट किया कि भाई बॉस्टन मैसेक्री, दैट मींस ये जो इंसिडेंट था, ये बोले बॉस्टन, बॉस्टन सिटी है अमेरिका में, ठीक है ना। तो वहां पर क्राउड आ गई, सोल्जर्स आ गए आमने सामने और क्राउड में से 5 जनों ने खुद ही खुद को आग लगा दी सेल्फ डिफेंस में, कि अगर इनके सामने हम ये कहें कि भाई सीधी सी बात है, हमें 1% भी टैक्स नहीं देने वाले हैं आपको, और अगर टैक्स लोगे तो हम ऐसे हम खुद ही खुद को जला लेंगे। और फिर बाद में उसको नाम क्या दे दिया, जबकि सोल्जर्स ने अटैक नहीं किया था, पर फिर भी इसको नाम दे दिया बॉस्टन मैसेक्री। जिस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड को हम डिफेम करके चल रहे थे कि भाई किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने काम किया था, उससे ज्यादा बुरे तरीके से अमेरिकन ने इनको घेरा था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो ऐसे में बॉस्टन मैसेक्री का नाम दे दिया इसको। टारगेट क्या था इस बॉस्टन मैसेक्री का नाम लेकर के, कि अब नया टैक्स लगाने से पहले ब्रिटेन 1000 बार सोचेगा, और यही हुआ, ठीक है। तो टाउनसेंड ने जो टैक्स इंपोज किए थे वो 1770 में हो गए स्क्रैप। तो लो जी, 3 जने आए, तीनों ने अपनी अपनी पॉलिसी बनाई और तीनों को विड्रॉ करना पड़ गया, क्योंकि अवेयर थे ये लोग। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1763 से इंपोज होने हुए थे लॉज शुरू, 1777 साल में तो नाक में दम कर दिया था ब्रिटिशर्स के अमेरिकन ने। वही चीज है, ये वहीं के तो थे, ये अलर्ट थे, ये जानते थे इनकी कमजोरियां, ठीक है। उन कमजोरियों को इन्होंने अपनी तरफ से यूटिलाइज किया। 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे गया, दैट इज इमीडिएट कॉज। उस टाइम पर क्या कॉज थे जिसकी वजह से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, वॉर स्टार्ट हो गया? सबसे पहले लॉर्ड नॉर्थ टी पॉलिसी। लॉर्ड नॉर्थ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उनके द्वारा टी पॉलिसी लॉन्च की जाती है। अब देखो, हमने देख लिया टाउनसेंड ने अपने टैक्सेशन को रिवॉक कर लिया, विड्रॉ कर लिया, और आप देखो कॉलोनीज में भी कहीं ना कहीं इंटरनल डिफरेंसेस क्रिएट होने लग गए थे। क्यों? क्योंकि कुछ अमेरिकन, सारे अमेरिकन जो थे वो इंग्लिश एम्पायर को खत्म नहीं करना चाहते थे, ये ध्यान रखना। कुछ ऐसे एफ्लुएंट अमेरिकन थे जो ये सोच रहे थे कि यार इंग्लिश रूल चलता रहे तो ठीक रहेगा, अपने तो बिजनेस उसी से चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इंग्लैंड के लिए सिंपैथी रखी, इसलिए इन्होंने जब कभी भी कोई राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, डिस्टरबेंसेस हो रहे थे, या बॉयकॉट जो डिक्लेयर किया गया था अमेरिकन के द्वारा, उनको सपोर्ट नहीं किया था इन्होंने। इसके अलावा जो कॉमन अमेरिकन थे वो भी देखो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इस तरीके के रिवोल्ट में, या इस तरीके की कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाह रहे थे वो।
कॉमन अमेरिकन का तो इतना सा था कि भाई हम हमारा जो भी काम करें उसको फ्रीडम में करें, हमें ऑटोनॉमी दे दो, बस आप चाहे रूल करो, हमें कोई लेन देन नहीं है। पर एक छोटा सा सेक्शन था, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। राष्ट्रवादी जो लोग थे, पेट्रियट्स, उन्होंने अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने लगातार लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट लगा जारी रखा और ब्रिटिशर्स के नाक में दम करके रखा था। टारगेट था कैसे भी करके फ्री करवाना। उनमें एक नाम बड़ा शानदार था, वो नाम पहले भी आ चुका, सैमुअल एडम्स। ये बंदा इतना करेजियस था, इंटेलिजेंट था। भाई सीधी सी बात है, हम भी तो हमारे लीडर्स के बारे में देखते हैं ना, एग्जैक्टली वही क्वालिटीज इनमें है। ठीक है, ल्यूसिड भी था, बोलने में बिना डर के बातें बोलता था, लोगों के दिलों तक पहुंचे ऐसी बातें बोलता था, इंप्रेसिव फ्रेमिंग हुआ करती थी स्पीच की। एम क्या था भाई इनका? अमेरिकन्स को रियलाइज करवाना कि भाई साहब रेवोल्यूशन के बिना आप इन इंग्लिश को भगा नहीं सकते हो, यूनाइट हो जाओ, ये तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। इन लोगों ने 7 से 8 साल में अवेयरनेस फैला दी थी अमेरिका में। और हमारे यहाँ पर 1857 से लेकर के 1947, 90 साल का टाइम लग गया था लोगों को बताने में कि तुम गुलाम, पहली चीज तो गुलाम हो, ये जानने में ही हमने कितना टाइम लगा दिया। लगभग 100 सवा 100 साल बाद में तो पता पड़ा था कि हम गुलाम हैं। इंडिया की बात कर रहा हूं अभी मैं। और जब ये पता पड़ गया तो 1857 में रिवोल्ट हुआ, उसके बाद में लोगों को एकजुट करने में हमें 90 साल लग गए। और यहाँ 8 साल में तो पूरा खेल हो गया था। एजुकेशन का इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, नवंबर 1772 में एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइज होती है, कमिटी ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। कहां पे? बोस्टन में। और टारगेट था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसे भी करके हमें हटाना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज कर रही है, ब्लंडर कर रही है, उनको हम क्यों झेलें। अब इसी टाइम की परिस्थितियों की बात करें तो आपको पता है इंडिया में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। फर्स्ट एक्ट लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बहुत बुरी बर्बादी का वक्त सामना कर लिया था। एक तो करप्शन बहुत ज्यादा था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और दूसरी चीज क्या थी कि टाइम बीतने के साथ में इतनी लड़ाइयां लड़ ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि गई तो थी ट्रेड करने के लिए, पर बन गई एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए इसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, आपको पता है। रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी तरफ से जो भी एक्टिविटीज की थी वो सारी की सारी कॉमर्शियल से लेकर के और इसको शिफ्ट कर दिया पॉलिटिकल में, और बहुत नुकसान में आने लग गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो जी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बहुत ज्यादा पैसा देती थी टैक्स के तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वही अगर नुकसान में चली गई, और अमेरिका में ये चैलेंज ऑलरेडी चल ही रहा था जो हम बात कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में ये दोनों चीजें बहुत बुरी कंडीशन बना चुकी थी ब्रिटिश अंपायर के लिए। ठीक है, अमेरिका जो है ना, वो देखो चाय का बहुत बड़ा इंपोर्टर रहा हुआ है, और आज भी इंपोर्ट चाय का बहुत अच्छे से करता है। और इंपोर्ट होता था कहां से? देखो इंडिया में चाय प्रोड्यूस होती थी, वो इंग्लैंड में जाती थी, इंग्लैंड से फिर चाय जाती थी कहां पे? अमेरिका में। इस तरीके से इंग्लैंड में ड्यूटीज इंपोज कर करके महंगी चाय बेची जाती थी अमेरिका में। तो अमेरिकन ने देखा यार ये तो इस तरीके से रूट इस तरीके से आ रहा है, पहले इंडिया, इंडिया से फिर इंग्लैंड, इंग्लैंड से फिर अमेरिका। बोले इतना टैक्स देने की बजाय सीधा हम ट्रेड क्यों नहीं कर सकते इंडिया से? तो इन्होंने ये और अवेयरनेस अपनी तरफ से अप्लाई कर दी। पर वही चीज है कि जो नॉर्थ गवर्नमेंट थी, नॉर्थ गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ की तो रूलिंग चली रही थी ना, तो नॉर्थ गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है चाय, वो अब अमेरिका को सीधा एक्सपोर्ट कर देगी, पर वो ब्रिटिश कंपनी ही होगी। इस तरीके का प्रोविजन कर दिया, क्योंकि अमेरिकन ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि भाई सीधी सी बात है, एक तो लंबा रूट था, इंडिया से ब्रिटेन जाए, ब्रिटेन से फिर अमेरिका आए, इसकी बजाय इंडिया से सीधा भेजो ना चाय को। ठीक है, दूसरा चीज, इंग्लैंड में जाकर के फिर अमेरिका आएगा तो इंग्लैंड अपना बीच में मुनाफा कमाएगा, तो बोलो वो अमेरिकन को एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इसमें नॉर्थ गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव तो लिया, पर यह कह दिया कि भाई बात ऐसी है कि ये कंपनी जो है, कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया सीधा अमेरिका से। अब अमेरिका से ईस्ट इंडिया कंपनी अगर ट्रेड करेगी, जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही थी, और उस कंपनी पे कंट्रोल कौन बना रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट बना रही थी कि नहीं? इस तरीके से ब्रिटेन को इनडायरेक्ट बेनिफिट दिलाने की कोशिश की गई। पर वही चीज है कि इस नई स्कीम से डेफिनेटली अमेरिकन को बेनिफिट था, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम इंग्लैंड में जाकर के जो टी आ रही थी उसकी बजाय थोड़ी तो सस्ती मिलेगी इंडिया से आने वाली चाय। और वही चीज है कि इन्होंने ऑब्जेक्ट क्या किया, बोला हमें मोनोपोली नहीं चाहिए, हमें मार्केट इकोनॉमी पसंद है, हमें कंपटीशन चाहिए।
बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ते में जो देगा हम उससे खरीदेंगे, तुम लोग क्यों अपनी मनमानी करते हो। इस तरीके से इन्होंने इस जो प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ की गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम लाई गई थी चाय को लेकर के, उसको ऑब्जेक्ट कर दिया सीधा। फिर देखो बात ऐसी है, बॉस्टन वाले एरिया में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। बॉस्टन एक कोस्टल सिटी है, मैसाचुसेट्स स्टेट में है ये। तो वहां पर मेजरली जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो प्योरिटन्स है। जो बताया था मैंने कि जो जीसस क्राइस्ट ने जो प्योर एजुकेशन दी थी अपने हिसाब से, उन एजुकेशन को फॉलो करने वाले लोग थे। ठीक है, तो प्योरिटन्स ने ये डिसाइड किया कि ये जो नॉर्थ का टी प्रोजेक्ट है इसको हम कैसे डिफाई करें। तो इन्होंने क्या किया, सैमुअल एडम्स ने अपनी तरफ से कुछ गाइडलाइंस इशू की और कुछ अमेरिकन को अपनी तरफ से तैयार किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज है वो बोस्टन पोर्ट पे पहुंचने वाला है, उसको कैप्चर करो सबसे पहले। तो वहां पर ये पहुंच गए अमेरिकन और उसको सीज कर लिया शिप को, और वहां पर से लगभग 340 चाय के डब्बे निकाले और जहाज से बाहर सीधा समंदर में फेंक दिया। बोला हमें चाय चाहिए ही नहीं है जहां पर इंग्लिश मोनोपोली हो। और इसको बोल दिया गया बोस्टन टी पार्टी। और इस बोस्टन टी पार्टी ने सीधा ये कह दिया कि हम ब्रिटिश एम्पायर का इन्वॉल्वमेंट 1% भी नहीं चाहते हैं। और मजे की बात देखो, एक भी बंदे को पनिशमेंट नहीं दे पाई थी ब्रिटिश एम्पायर। कि बोस्टन टी पार्टी में जो पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे ना ये अमेरिकन, इसकी प्रमोशन के बेसिस पे, सैमुअल एडम्स की गाइडेंस के बेसिस पे, ये इस तरीके से जो लॉर्ड नॉर्थ की टी पॉलिसी थी वो भी हो गई फेल। अब सवाल ये था कि बोस्टन टी पार्टी अगर हो गई तो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे शांति से बैठती? आंसर वाज नो, क्योंकि लॉर्ड नॉर्थ ने अपनी तरफ से इसका जवाब दिया। कैसे दिया वो देखते हैं। देखो बोस्टन टी पार्टी हो गई, ऐसे चाय पीने वाली टी पार्टी नहीं थी ये चाय के ऑब्जेक्शन में की हुई चाय के डब्बों को फेंकने का काम था, राइट। उसको बोस्टन टी पार्टी बोल दिया। तो बोस्टन टी पार्टी के बाद में इंग्लैंड ने अपनी तरफ से और भी ज्यादा कड़की बरती और वहीं से एक, कहते हैं ना, ट्रिगर जो मिलना था, एक स्पार्क जो मिलना था, क्योंकि भूमिका तो पूरी तैयार थी, सिस्टम था वो पूरा रेडी था, बस एक स्पार्क की जरूरत थी वॉर की शुरुआत के लिए। और वो स्पार्क अब यहीं से मिल जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टफ, आप देखो कि टफ बिहेवियर अपनाने की कोशिश। सबसे पहले तो नॉर्थ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि आप लोगों ने बहुत मॉडरेट एटीट्यूड रखा, कॉलोनीज के लोगों को आपने पनिश नहीं किया, उन लोगों ने जितनी गलतियां की उनको माफ करते चले गए, इग्नोर करते चले गए। बोले ऐसा नहीं होगा। ऐसे में फिर जॉर्ज थर्ड उस टाइम पे किंग था और लॉर्ड नॉर्थ की गवर्नमेंट चली रही थी और पार्लियामेंट ने दबाव बना दिया। दबाव बना दिया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 5 कड़क मेजर्स लिए, एकदम ऐसे एफर्ट लगाए जो कि वाकई में अमेरिकन को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थे। और वो 5 क्या क्या इवेंट थे, क्या क्या नए रेगुलेशन इंपोज किए नॉर्थ की गवर्नमेंट ने। सबसे पहला, बोस्टन पोर्ट वाज पुट अंडर एम्बार्गो। कुल मिलाकर के कि बोस्टन पोर्ट पर जो चाय के नाम पर नुकसान हुए थे वो लोगों नुकसान को पहले रिकवर करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर उसके बाद में बोस्टन पोर्ट को रिलीज किया जाएगा, पहला। दूसरा, द एडवाइजर ऑफ मैसाचुसेट, उसको ये बोल दिया कि उसके लिए अब अपॉइंटमेंट होगी जो कि एम्परर ऑफ ब्रिटेन करेगा। कुल मिलाकर के ये बोल दिया कि ब्रिटेन का जो एम्परर है, राजा है, वो जो मैसाचुसेट जहां पर ये मेन सिटी है बोस्टन सिटी, बोलो वहां के जो एडवाइजर हैं उसको अपॉइंट किया जाएगा अब से एम्परर के द्वारा। जबकि पहले क्या था, कॉलोनिस्ट इलेक्ट करते थे, इलेक्शन को हटा करके अपॉइंटमेंट कर दिया। सीधी नाराजगी आएगी कि नहीं। तीसरा, मर्डर केसेस जो थे अमेरिका में जिन भी कोर्ट्स में चल रहे थे, उन मर्डर केसेस को ट्रांसफर कर दिया अमेरिकन कोर्ट से निकाल करके इंग्लैंड के में, या कोई दूसरी कॉलोनी, जैसे मान लो इंडिया में केस चल रहा है, मुद्दा तो अमेरिका का है, केस इंडिया में चला दिया। तो ये तो सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया अमेरिकन की। चौथा पॉइंट क्या, चौथा क्या चीज रिफॉर्म या मेजर लिया गया नॉर्थ गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश फोर्सेस को मैसाचुसेट्स की इंपॉर्टेंट सिटीज में डिप्लॉय कर दिया और इसको वैलिड और बता दिया। और ये और कह दिया कि लोकल ऑफिसर जो है ना वो अपने हिसाब से कोई भी एक्शन लेना चाहे ले सकता है, ब्रिटिश सोल्जर्स को कहां पर डिप्लॉय करना है, क्या करना है। इसका मतलब वहां पर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पकड़ और बनाने की कोशिश की कि ये ज्यादा भी नहीं है तो सोल्जर्स के बेसिस पे हम दबाव बनाएंगे पब्लिक पे, तो ये कहां से एक्सेप्टेबल था। इसके अलावा जो कनाडा में कैथोलिक सेटल्ड थे, अब आपको पता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि अमेरिका में ज्यादातर लोग अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो
प्योरिटन्स थे, तो कैथोलिक्स को तो ये एक्सेप्ट कैसे करते? पर वही चीज है इनके लिए, अब इन्होंने क्या कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि कैथोलिक्स जो कनाडा में थे उनको अब क्यूबेक से लेकर, क्यूबेक आज के टाइम पर कनाडा में है, वहां से लेकर उनको ओहियो रिवर जो कि अमेरिका में फ्लो होती है वहां तक इन कैथोलिक्स को भी सेटल होने को अलाउ कर दो। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स थे जो कि पनिशमेंट के तौर पे रिलीज किए गए थे नॉर्थ गवर्नमेंट के द्वारा। पर ये पांचों के पांचों पॉइंट इतने बुरे तरीके से ब्रिटिश एम्पायर के लिए घातक साबित होते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होने में अब कुछ ही देरी बाकी थी। अमेरिकन ने कंडेम किया, चाहे रॉकिंगम गवर्नमेंट थी या फिर विलियम पिट गवर्नमेंट थी, इन सब को अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था अमेरिकन के द्वारा, क्योंकि यहां पर इनको सॉवरेनिटी नहीं दी गई थी। ठीक है, अब आ जाओ इंटर कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस। अब अपनी तरफ से नॉर्थ गवर्नमेंट ने जो करना था कर दिया। अब बात ऐसी है कि 13 कॉलोनीज जो कि सेपरेट सेपरेट थी, शुरुआत में इतना कोई इंटीग्रेशन था नहीं, पर उनके बीच में यूनिटी आने लग गई। बोले अकेले लड़ करके तो काम नहीं चलेगा, साथ में तो आना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताऊं, इन लोगों की अवेयरनेस कहां से आ रही थी? रूसो, जॉन लॉक, इन्होंने अपनी जो लिटरेचर थी वो एक्टिविटीज कर दी थी। उसमें आइडिया क्या था, थोड़ा सा मैं हटके बताना चाहूंगा आपको कि छोटे छोटे स्टेट्स हैं, अगर वो अलग अलग रहेंगे तो बाहर से कोई भी पावरफुल कंट्री उन पे अटैक करेगा तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या किया जाए, बेस्ट तरीका ये है कि छोटे छोटे कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिल जाएं और अपने आप को एम्पावर कर लें, और फिर बाद में जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं उन पे तो ये साथ में मिलके काम करें, और लोकल इश्यूज हैं उनको ये अकेले डील करें। हो गया कि नहीं कमिंग टुगेदर का फेडरलिज्म मॉडल? ये यहीं से शुरू हो गया था। ठीक है, अब देखो होता है क्या, इंटर कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस का नाम यहीं से पढ़ना शुरू होता है। जो लोगों की, पीपल्स की जो गैदरिंग होती है उसको कांग्रेस बोल दिया जाता है अगर पॉलिटिकल गैदरिंग है तो। हमारे यहाँ पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस वैसे पार्टी बन गई, बट ये कांग्रेस वर्ड जो दिया गया था ना वो इसीलिए दिया गया था कि इंडियन जो थे उनका रिप्रेजेंटेशन था, लोकल लोगों का यहाँ पर वो बैठ करके बातचीत किया करते थे। पर आज तो चलो पॉलिटिकल पार्टी बन गई वो, ठीक है, पर एक्चुअल में कांग्रेस का मतलब होता है वो मैंने आपको बताया। तो जो नए लॉज लाए गए थे बड़े रिप्रेसिव थे, मैसाचुसेट्स को सप्रेस करने की बात की गई थी। अब मैसाचुसेट्स के लोगों के ऊपर अगर एट्रोसिटीज हो रही है, तो पड़ोसी देश में अगर कोई समझदार लोग रहते हैं तो क्या वो थोड़ा बहुत भी अलर्ट नहीं होंगे क्या? जो पड़ोसी कॉलोनीज थी अलर्ट हुए। वर्जीनिया के सिटीजन्स ने अपनी तरफ से सीधा कह दिया कि कैसे भी करके हमें साथ में आकर के लड़ाई लड़नी है। सारी कॉलोनीज आ गई, केवल एक जॉर्जिया जो था उसको छोड़ दो, बाकी सारी कॉलोनीज 12 की 12 कॉलोनीज एक साथ आती है, और फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है 5 सितंबर 1774 से, और उसमें प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे। आप देखो मैसाचुसेट्स की तरफ से कौन था? जॉन एडम्स एंड सैमुअल एडम्स। ठीक है, इसके अलावा वर्जीनिया से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन और पैट्रिक हेनरी। इसके अलावा आप देखोगे साउथ कैरोलिना से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? जॉन रुटलेज और क्रिस्टोफर गेट्सक्लीन। इसके अलावा रॉड्स आइलैंड से कौन रिप्रेजेंटेटिव आया था? स्टीफन हॉपकिंस। पेनिसिल्वेनिया से कौन आया था? जॉन डिकिंसन। ये लीडर्स थे, नाम याद रख लेना। इन्होंने मीटिंग की और मीटिंग में क्या डिसाइड होना था कि अब साथ में मिलकर के लड़ना ही पड़ेगा, और इन्होंने डिमांड कर दी कंप्लीट इन्होंने क्या बोल दिया? कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव था नॉट टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हाँ, इन्होंने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के टाइम पे तो इंडिपेंडेंस कंप्लीट नहीं मांगी है, अभी तक भी नहीं हुआ है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है, हमारे इंटरनल अफेयर्स को हम खुद से मैनेज करेंगे, ऑटोनॉमी चाहिए। ऐसे में इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर ली, हो गया मीटिंग का काम। अब दूसरी मीटिंग के लिए इन्होंने सोचा कि कुछ टाइम बाद में हम फिर से मिलेंगे और बात करेंगे, और इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक अपनी तरफ से प्रपोजल बनाया गया, और उस प्रपोजल में फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई है ना उसको बोला गया था चार्टर ऑफ राइट्स। और उसमें कुछ कंप्लेंट्स भी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, और जो एक्ट लाए गए थे उनको एन्यूल करने की बात भी की कि इनको स्क्रैप कर दो, बोले ये एक्ट्स बहुत ज्यादा एट्रोसियस है हमारे लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कमियां भी बता दी और खुद की डिमांड्स भी बता दी, बोला हमें अधिकार चाहिए इंटरनल इश्यूज में, और साथ में ये भी बोल दिया, डराया भी, रिक्वेस्ट भी डाल दी और डरा भी दिया, क्या? अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारी बात नहीं मानती है तो ब्रिटिश गुड्स को हम बॉयकॉट कर देंगे,
हम बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। इस तरीके से लेटर जाता है। लेटर जाने के बाद में वहां की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपनी तरफ से बोला, ये कांग्रेस को सप्रेस करने की बात कर दी, बोले ये मीटिंग होना बहुत गलत है, इस मीटिंग को खत्म करो। तो फिर वहां पर वॉर स्टार्ट हो गया। कुल मिलाकर के वॉर स्टार्ट हो गया। टारगेट क्या था कि जो अमेरिकन लीडर्स थे उनको खत्म करना, और ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये दोबारा से ना आए, ये दोबारा से ना आए, इसके लिए इन्होंने सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया। बोला आप तो अपनी तरफ से लड़ाई लड़ो और ब्रिटिश एम्पायर को कैसे भी करके स्ट्रेंथन करो। वॉर शुरू होता है 14 अप्रैल 1775 को, ठीक है, 14 अप्रैल 1775 को, ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया सेकंड कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही। और आप देखो मई 10 1775 को एक ब्लडी बैटल होता है। कहां पे? एक तो कॉन्कर्ड में, एक लेक्सिंगटन में। ये दो एरियाज थे जहां पर अमेरिकन जनता मासिस और सामने कौन, ब्रिटिश, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सोल्जर्स। लड़ाई हुई जबरदस्त, ठीक है। फिर इसके बाद में ये लड़ाई तो हो ही गई थी, लड़ाई खत्म हुई नहीं थी, और उसके बावजूद भी सेकंड कांग्रेस जो थी वो ऑर्गेनाइज होती है फिलाडेल्फिया में। वहां पर आप देखो जॉन हैनकॉक एक रिच बिजनेसमैन था, उसने इस मीटिंग को प्रिजाइड किया इस कॉन्फ्रेंस में। जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे उनको फिर कमांडर इन चीफ ऑफ अमेरिका के तौर पे अपॉइंट कर दिया। कुछ और लीडर्स का भी पार्टिसिपेशन आता है, थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये नाम पहले नहीं थे, ये फर्स्ट मीटिंग में नहीं आए थे, इन दोनों ने अब सेकंड मीटिंग अटेंड की थी जो फिलाडेल्फिया में हो रही थी। और इस मीटिंग में डिसीजन जो हुआ बताई दिया मैंने आपको कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो बाद में जाकर के अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, उनको कमांडर इन चीफ ऑफ अमेरिका के तौर पे डिक्लेयर कर दिया जाता है। और आप देख लो इसमें सीधा क्या बोल दिया, फ्रीडम चाहिए, मर जाओ अपनी स्वतंत्रता के लिए। और साथ में ये भी बोल दिया, बोला हथियार उठा करके अगर आंदोलन करो तो कोई डर वाली चीज नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से हथियार उठाने तक को भी अलाउ कर दिया था। इस तरीके से टाइम बीतने के साथ साथ में ब्रिटिश पार्लियामेंट बुरे तरीके से एक एनिमी के तौर पे इमेज बन गई। और जॉर्ज थर्ड जो कि वहां का किंग था उसने भी बैक टू बैक अलग अलग गवर्नमेंट्स की रिकमेंडेशन बेसिस पे ब्लंडर करता चला गया। और ये जो पार्शियल इंडिपेंडेंस की बात की जा रही थी वो अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस पे आ गई बात। समझ गए? तो ये थे कारण मेन कि क्या वजह थी जिसकी वजह से अमेरिकन लोगों ने इंडिपेंडेंस की बात की। नेक्स्ट टॉपिक है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, वो हम बाद में देखेंगे। अब इस सेशन को यहीं टर्मिनेट करूंगा मैं।